What is alternating current? A current or voltage. A current or voltage varying, whose magnitude is varying continuously. Varying continuously and in magnitude and direction alternatively. Direction alternatively, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। तो मैं आपके लिए जरा एक एसी ड्रॉ करता हूँ पहले। आज की क्लास का मेजर पोर्शन इंट्रोडक्शन ही रहने वाला है, बिकॉज जब तक आप चीज़ों को सही से समझते नहीं हो कोई फायदा नहीं होता पढ़ने का। बहुत फाइन ड्राइंग नहीं आती है ऐसे फ्री हैंड में, बट मैंने कोशिश की है अच्छा बनाने की। इस एक्सिस पे वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है, आप किसी एक को एज्यूम करके समझ सकते हैं। तो आप देखो यहाँ क्या है, डायरेक्शन तो अल्टरनेटिवली है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटिवली वेरी कर रही है। और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, अगर मैं टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करूं तो यहाँ मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फिर से बदल गया, T3 पे मैग्नीट्यूड फिर से चेंज हो गया, T4 पे मैग्नीट्यूड फिर चेंज हो गया, T5 पे फिर से चेंज हो गया। मीन्स if you make infinite such points, you will get different magnitude for each point of time. So the current or voltage pulse for which direction is changing alternatively and magnitude is changing continuously. Such signals are called alternating current. Such current or voltage is called alternating current or voltage. आप जो ये कम्युनिकेशन में वो दो वर्ड यूज होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल भी कुछ इस तरीके का ही होता है। एनालॉग सिग्नल जैसे मैं बोल रहा हूँ, या कोई भी नेचुरली जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, वो एनालॉग होती हैं। एनालॉग मीन्स दिस अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडली वेरिंग करंट। इसे हम साइन या कोसाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे साइनोसॉइडल फंक्शन भी कहते हैं। या साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकी जनरल इक्वेशन अगर मैं करंट के लिए लिखूं तो ये होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, डिपेंडिंग ऑन देयर फेज। मतलब ये आपस में इंटरचेंजेबल है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। स्टार्टिंग फेज इनका क्या है इस पर डिपेंड करता है कि साइन होगा या कॉस होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो और डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज। अब जब मैंने आपको एनालॉग वर्ड बता दिया तो डिजिटल का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, लेकिन इसे भी फिर मैं डिलीट कर दूंगा। डिजिटल सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं जिनकी दो ही वैल्यू होती है, आइदर हाई और लो, आइदर हाई और लो। सच सिग्नल्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। हाई को आप 1 कहते हैं, लो को 0। किसी के पास अभी कंप्यूटर साइंस होगा 12th में तो वो इजीली समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, वहाँ मैं इसे डिटेल में आपको बता दूंगा। तो इस तरीके के सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं और इन्हें हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और क्यों कम्युनिकेशन के लिए हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड चीज़ें आप उधर ही पढ़ें, इससे रिलेटेड चैप्टर में तो बेहतर होगा। और आपके सिलेबस में आपसे 3 साल पहले कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता था, तो वहाँ और डिटेल में हम इसे देखते थे, लेकिन अब आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर नहीं है। आप किसी की पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा। ठीक है।
तो ये सिग्नल क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल का ही एक टाइप है, जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल, साइन फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ करंट और वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं। अब देखो, एसी वोल्टेज भी होता है और एसी करंट भी होता है, तो ये नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन बाय कन्वेंशन एसी ही हम यूज करते आ रहे हैं, इसलिए एसी ही चलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एसी और आगे में अगर वोल्टेज लगा दूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। या तो करंट ही होगा या वोल्टेज ही होगा, लेकिन एसी एक फ्रेज बन गया, तो वो हर जगह यूज कर लिया जाता है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो। ठीक है, चलो। डीसी कैसा होगा अभिषेक? डीसी को स्टेडी करंट भी कहते हैं। डीसी करंट इज आल्सो नोन एज स्टेडी। स्टेडी वैल्यू होती है इसकी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये अगर इसकी एक फिक्स वैल्यू है, सपोज 20 वोल्ट, तो ओवर द टाइम ये कांस्टेंट 20 वोल्ट ही रहेगी। जैसे आपके मोबाइल फोन का और लैपटॉप का चार्जर, उनके जो आउटपुट है, लैपटॉप चार्जर 20 वोल्ट के अराउंड और मोबाइल फोन का चार्जर 5 वोल्ट के अराउंड, तो ओवर द टाइम पीरियड इसका ये आउटपुट चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये चेंज होता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं? 20 वोल्ट डीसी। तो डीसी में आप देख रहे हो वैल्यूज बिल्कुल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। एसी में वैल्यू चेंज हो रही है। अभिषेक, यस सर। हम घर में क्या यूज करते हैं, एसी या डीसी सप्लाई जो आपको आती है? एसी आती है सर शायद, हाँ एसी। एसी आती है, क्या वैल्यू होती है उसकी, जरा मैं पूछ लूं। सर मतलब ऐसे 50 हर्ट्ज शायद कुछ होती है, ऐसे नहीं पता। तो 50 हर्ट्ज वोल्टेज की यूनिट है या करंट की? सर वो पता नहीं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ये। आपको जनरेटर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जनरेटर में जितनी रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर लेगी कॉइल रोटेट होने में, उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी अल्टरनेटिंग करंट की। बताया था। यस सर। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ऑफ दैट कॉइल दैट इज माउंटेड इनसाइड जनरेटर। क्लियर है? चीजों को याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत परेशान हो जाओगे। नाउ हेयर 220, अभी देख के ऐसा लगता है यार 220 तो फिक्स्ड वैल्यू है, सर कह रहे हैं ये कंटिन्यूअसली वेरी होगी, ये क्या गड़बड़ी है? तो इस 220 वोल्ट को क्या कहते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास। तो माय पॉइंट इज, थॉमस एल्वा एडिशन वाज द प्रोपाउंडर ऑफ डीसी, मतलब वो प्रमोट करता था डीसी को। और यूगोस्लोव साइंटिस्ट निकोला टेस्ला प्रमोट करता था एसी को, उसे एसी में फ्यूचर दिखाई देता था। तो व्हाई डीसी is ignored while transmitting electricity over long distance? मतलब हम डीसी क्यों नहीं यूज कर लेते, एसी को क्यों यूज करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। Why we use DC instead of AC? Sorry, why we use AC instead of DC in transmission lines? चलो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब मेरे साथ देना। ठीक है? मुझे वेट ना करना पड़े। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to VI. Suppose I want to transmit 1000 watt over a length of 500 kilometer. Abhishek, you have to communicate with me. 1000 watt 500 किलोमीटर, तो आप वायर
का क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये दोनों यूज कर नहीं सकते। पब्लिक कहेगी भाई बिजली आए ना आए, तार निकाल के घर में रख लो, चांदी है महंगी बिकेगी, और उतनी अवेलेबल भी नहीं है इसलिए महंगी है। तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। कॉपर भी कॉस्टली है क्योंकि लेस अवेलेबल। एल्यूमिनियम के वायर्स आप यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस होगा वायर का कुछ ρl/a। लेंथ फिक्स है कि 500 किलोमीटर का ट्रांसमिशन होना ही होना है। टिहरी में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दिल्ली में आप उसे यूज करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस अराउंड 400 किलोमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर की थिकनेस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। मटेरियल ज़्यादा लगेगा, बल्कि हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइंस में वायर को माउंट करना पोल्स पे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वेट कंसिडरेशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम यूज, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो ए वेरी नहीं हो सकता, एल वेरी नहीं हो सकता, वो तो एल्यूमिनियम का फिक्स ही होगा। इन शॉर्ट, आर विल नॉट चेंज, यू कैन नॉट रिड्यूस आर। तो भाई आर को कुछ नहीं किया जा सकता, फिर बचता क्या है? अच्छा, पावर का एक और फॉर्मूला है I²R। और अगर मैं हीट की बात करूं तो हो जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, I²RT। दिस हीट will be produced in the wire during transmission. This heat will be, कोई नहीं समझाता ऐसे, मुझे जल्दीबाजी में करना था तो मैं इसे स्किप कर सकता था, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर प्रेफरिंग AC। DC क्यों नहीं? This heat will be produced in wire while transmission। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, आप टाइम को वेरी चेंज नहीं कर सकते भाई, मुझे 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, तो टाइम इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस मैंने भी आपको समझाया कि रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस को आप एक लिमिट से ज्यादा अफेक्ट चेंज नहीं कर सकते। द हीट लॉस विल डिपेंड ऑन I²। द हीट लॉस विल डिपेंड ऑन I²। अब मेरा पर्पस क्या रह जाता है? आई को कम करना। अगर मैं करंट को कम कर सकूं तो ट्रांसमिशन में लॉस कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप DC को ट्रांसमिट करने लगे तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये 1000 वाट का 0 वाट हो जाएगा। सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट में ही डेसिपेट हो जाएगी। इन द ट्रांसमिशन लाइन इटसेल्फ यू विल नॉट गेट एनीथिंग। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अभिषेक? हाँ सर। अगर हम DC सप्लाई करते हैं और DC में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वहां से जो भी चलेगा वो कुछ बचेगा नहीं, वो रास्ते में ही खर्च हो जाएगा। समझ गए? और सर एसी वाले केस में भी मतलब 1000 वॉट नहीं पहुंचेगा ना, लास्ट में कम हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा कम तो होगा ही, बट आई हैव टू मिनिमाइज दैट लॉस। ऑब्वियसली जीरो लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आई हैव टू मिनिमाइज दैट लॉस, और वो लॉस बहुत 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 कम किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू DC व्हाइल यूजिंग AC। समझ गए? अभी एक रिलेशन को समझते हैं थोड़ा। इफ आई हैव 1000 वाट विच इज इक्वल टू VI, सपोज सप्लाई को ही ले लेते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई है, 200 वोल्ट मान लीजिए आप, ठीक है? तो I क्या होगा? अगर ये 1000 है, सप्लाई 200 वोल्ट है, तो करंट विल बी 5 एम्पियर। ठीक है अभिषेक? यस सर। इफ I increase this 200 volt to 20,000 volt, 2 लाख वोल्ट, 200 को बढ़ा के क्या कर दिया? 2 लाख कर दिया। तो करंट इसी रेशियो में कम हो जाएगा।
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इफ मुझे पावर तो 1000 वॉट ही रखना है, और पावर मल्टीपल होगा वी और आई का. If I increase this 200 volt to 2 lakh volt, which is done while transmitting electricity in India, this is done up to 2 lakh 32,000 volt, and you are getting supply at 220 volt. A device named transformer is used to step up or step down potential EMF while transmitting over the transmission line. ये काम ट्रांसफार्मर का होता है, 200 वोल्ट को 2 लाख कर दो, 2 लाख को 200 कर दो. ऑब्वियसली कई स्टेप में किए जाते हैं, एक ही स्टेप में 200 2 लाख नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही 2 लाख 200 हो सकता है. बट देयर इज अ डिवाइस विच इज नोन एज ट्रांसफार्मर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. पढ़ा है ना पिछले क्लास में? ट्रांसफार्मर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि आपने म्यूचुअल इंडक्शन लास्ट यस क्लास सर। में देखा था. ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप कर देगा या तो सप्लाई को, या स्टेप डाउन कर देगा. मतलब या तो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा, या हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा. और ये वर्क तभी करेगा जब एसी सप्लाई आप देंगे. दैट वी विल डिस्कस इन ट्रांसफार्मर लेक्चर इटसेल्फ, बट फॉर नाउ you should know it works only on AC. Why will be answered in transformer part. It works only on AC. DC पे नहीं चलेगा, मीन्स DC कैन नॉट बी स्टेप अप या स्टेप डाउन. DC में जो पोटेंशियल है वही रहेगा, फिर जो करंट है वो करंट पे लॉस बहुत ज्यादा मिलेगा. समझ गए? तो आप देखो कि करंट इज रिड्यूस टू 1000 टाइम्स, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा, 25/10⁶. आप समझ रहे हो? पावर लॉस को आपने 10⁶ टाइम्स, ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें 10⁶ टाइम्स डिक्रीज कर दिया. मींस इन डीसी इफ यू ट्रांसमिट डीसी एट 200 वोल्ट विद 5 एम्पियर, तो जो लॉस होगा ट्रांसमिशन में, उस लॉस से 1 मिलियन टाइम्स कम हो गया while transmitting AC after stepping it up to 2 lakh volts. आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एसी का मेन रोल यही है कि ट्रांसमिशन के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके. अभी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं आप, क्या है ये, टेरी डैम. सपोज वहां जनरेट कर रहे हैं, आपको यूज करना है देहरादून में, यूज करना है दिल्ली में. पावर ग्रिड में आपको पूरे भारत में उसको आप सप्लाई कर सकते हैं. आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट से रन ऑफ कच्छ में, एंड यू हैव टू ट्रांसमिट दैट टू दिल्ली, अहमदाबाद, सर सर गुजरात. बोलो. सर हम्म. वॉइस ब्रेक हो। सबके साथ या सिर्फ ईशान के साथ? नहीं सर, हो रही है बीच बीच में ब्रेक। इसीलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ. एक मिनट में अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लो, चेंज करके देखते हैं. अभी सबको आ रही है प्रॉपर वॉइस? तो आपने देखा कैसे हम जब वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो पावर लॉस 1 मिलियन टाइम्स कम हो जा रही है. तो यही रोल है एसी का. आप सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं रन ऑफ कच्छ में, सोलर पावर प्लांट, इंडिया का लार्जेस्ट 4750 मेगावाट का प्लांट रन ऑफ कच्छ में लगा रहे हैं. सॉल्टी लैंड है, कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं. और वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसे आप अहमदाबाद, वडोदरा और आसपास के सूरत सिटीज में यूज करेंगे. तो ट्रांसमिशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है. और ट्रांसमिशन लॉस कब होगा, जब करंट ज्यादा होगा. करंट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, पोटेंशियल बढ़ाना होगा. पोटेंशियल बढ़ा कैसे सकते हैं, यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करेगा, एसी पे. अगर एसी नहीं है तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा. दैट इज वाई
मैंने इसमें आपको लगभग 20% चैप्टर का इंट्रो दे दिया है कि यही पढ़ना है अपने ट्रांसफॉर्मर में भी। आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? That is why we prefer AC over DC, because it can be stepped up and stepped down. All other advantages and disadvantages are secondary. All other advantages and disadvantages are secondary. ठीक है, तो ये तो हो गया AC के बारे में। अब AC को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो AC वेव फॉर्म की मैंने आपको जनरल इक्वेशन क्या बताई? ये अगर AC है, ये EMF है, ये टाइम है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट का? It will be E is equal to E naught sin omega t. 10th class chapter 14 oscillations सबने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप चाहें तो 5 फिलहाल ऐड कर सकते हैं या सिंपली इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अभी बारी बारी से इन्हें देखते हैं कि किसे क्या कहते हैं। ई नॉट इज व्हाट? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ठीक है। दिस पीक वैल्यू इज कॉल्ड ई नॉट। क्लियर? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी which is equal to 2 pi nu or 2 pi by t. Nu is frequency, t is time period. Nu is frequency, t is okay. So E is equal to E naught sine omega t plus phi. Phi is initial phase. इनिशियल फेज जब इस तरीके के सर्किट्स में समझाऊंगा आपको तब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड E is EMF at any instant of time। भाई E नॉट पीक वैल्यू है, ये क्या है? EMF at any instant of time। किसी भी टाइम पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसका EMF का, उसे हम सिंपली E कहेंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए जनरल इक्वेशन लिख दिया, ठीक है।